ओके, डेटा एक्विजिशन सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ था। डेटा एक्विजिशन सिस्टम इसको कहते हैं कि आप कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी लें, सही है, और फिर जो है यानी उसको ट्रांसड्यूसर में से गुजार दें, ठीक है। उसका सिग्नल प्रोसेसिंग होगा और सिग्नल कंडीशनिंग होगी, ठीक है। सिग्नल कंडीशन किसे कहते हैं, इसमें फिल्ट्रेशन होगी, एम्प्लीफिकेशन होगी, वो आगे जाके हम एक एक यूनिट डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। सो इसके बाद है ए टू डी कन्वर्टर होगा, और फिर उसके बाद कंप्यूटर अगर मेमोरी के लिए भी यूज़ हो सकता है और डिस्प्ले के लिए भी यूज़ हो सकता है, सही। ओके, सो सिंपल एग्जांपल डेटा एक्विजिशन सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूं। अब ये देखिए, एक लाइट सोर्स है, सही है, और इससे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी, सही। आपको पता है लाइट की इंटेंसिटी कैंडेला उसका यूनिट है, कैंडेला में मेजर किया जाता है। तो अब ये कितनी इंटेंसिटी है, तो इस लाइट को पहले ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल को आप लोगों ने अगर वो सिग्नल बहुत ही वीक है तो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, अगर उसमें कोई नॉइस है तो उसको फ़िल्टर आउट करना है, और अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिर आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये लाइट को इन टर्म ऑफ वोल्टेज इन्होंने डिस्प्ले किया है, तो दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड डेटा एक्विजिशन। मगर ये उसका बहुत छोटा एग्जांपल है। इसमें देखें बीच में सिग्नल कंडीशनिंग भी आती हैं। सिग्नल कंडीशनिंग का मतलब है कि आप सिग्नल को प्रोसेस कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं, सही। अगर बहुत ही वीक है तो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, इस तरह, ठीक है। अच्छा, सो ये देखिए, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी इसके लिए हम मेजरिंग ट्रांसड्यूसर्स पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर के लिए थर्मोकपल्स हैं, आरटीडीज़ हैं, थर्मिस्टर्स हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड आईसीज़ हैं, और इसी तरह वे लाइट के लिए, ठीक है, फोटो कंडक्टिव सेल्स हैं, इसी तरह साउंड के लिए माइक्रोफोन्स हैं, फोर्स प्रेशर के लिए स्ट्रेन गेज है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, लोड सेल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, पोजीशन के लिए पोटेंशियोमीटर है, ये सारे, ठीक है। फ्लूइड फ्लो कुछ हमने नहीं पढ़े, कुछ ज़्यादातर हम पढ़ चुके हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये इसके ट्रांसड्यूसर्स हैं, जी। अच्छा, सो ये देखें, अब ये सिग्नल है, और इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा ऐड हो चुका है, तो जिसकी वजह से देखें इसमें ये इस तरह की डिस्टॉर्शन आई हैं। सो आप लोगों ने सिग्नल कंडीशनिंग इसे कहते हैं। दो प्रोसेस इसमें होती हैं। एक होता है इसमें फ़िल्ट्रेशन, यानी आप इस सिग्नल को फ़िल्टर करते हैं, इसमें से नॉइज़ को ब्लॉक करते हैं और प्योर सिग्नल को अलाउ करते हैं। जिस तरह हम आप पानी को फ़िल्टर करते हैं या बाकी चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं, इस तरह इस सिग्नल को भी फ़िल्टर किया जाता है। इसमें लो पास फ़िल्टर्स और मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स हैं, बटरवर्थ है, शिबीशु है, ठीक है। सो वो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह में पढ़े होंगे। सो फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, और दूसरा एम्पलीफायर्स हम यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर्स इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर जो सेंसर है या ट्रांसड्यूसर है, वो उसको यानी बहुत ही जो इलेक्ट्रिकल में अगर वो कन्वर्ट करता है तो मिली वोल्ट में उसकी वोल्टेज आती है। तो मिली वोल्ट के साथ जब नॉइज़ ऐड होगा तो नॉइज़ उस पे भारी होगा, और नॉइज़ शोर को नहीं कहते। इलेक्ट्रिकल आप लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, यहाँ पे नॉइज़ का मतलब अनवांटेड सिग्नल है, ठीक है। अनडिज़ायर्ड सिग्नल या अनवांटेड सिग्नल को हम नॉइज़ कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में तो शोर को कहते हैं, मगर कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में नॉइज़ जिसे कहते हैं अनवांटेड सिग्नल। तो जो असल जो सिग्नल होगा, जो मैसेज सिग्नल होगा वो कमज़ोर होगा, और जो नॉइस होगा वो उस पे भारी होगा, तो ज़ाहिर बात है फिर वो उसको ख़राब कर देगा। तो इसलिए हम उसको एम्पलीफाई करते हैं, ताकि अगर नॉइस उस पे अटैक करे भी तो नॉइस बहुत कम होगा और सिग्नल हमारा मजबूत होगा। तो एस एन आर रेशो हमारा इम्प्रूव होगा। एस एन आर रेशो, एस एन आर सिग्नल टू नॉइस रेशो, सही। सो सिग्नल टू नॉइस रेशो, यानी सिग्नल ज़्यादा हो, नॉइस उस पर कम हो, तो उस पर एस एन आर रेशो ज़्यादा आएगी, सही। सो ये जो है यानी फिल्ट्रेशन और एम्प्लीफिकेशन, इसको कहते हैं सिग्नल कंडीशनिंग। अच्छा, देखें, ये एम्प्लीफिकेशन की इन्होंने एक एग्जांपल दी है
कि जो थर्मोकपल है ये जब टेम्परेचर को उसमें कन्वर्ट करता है वोल्टेज में, तो 50 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड ये इम्प्रूव होता है। यानी अगर आप 25 डिग्री सी है तो 25 मल्टीप्लाई बाई 50 माइक्रो वोल्ट्स, यानी इतने कम वोल्ट्स होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये मिली वोल्ट्स तक आ जाएगा। तो मिली वोल्ट्स भी तो बहुत ही कमज़ोर हैं, तो इसलिए सिग्नल टू नॉइस रेशो इसका बहुत ही कम होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एम्पलीफायर्स ओपेम ओपेम कल हमने पढ़ा था, वो एम्पलीफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, बाकी वो है वो एम्पलीफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह फ़िल्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि फ़िल्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ताकि जो अनवांटेड सिग्नल है उसको ब्लॉक किया जाए। तो कौन कौन से फ़िल्टर्स यूज़ हो सकती हैं? बटरवर्थ फ़िल्टर, बेसेल फ़िल्टर, शेबेशिव फ़िल्टर, सिंपल आरसी फ़िल्टर्स। आरसी फ़िल्टर्स में लो पास और बैंड पास और बैंड स्टॉप हाई पास ये सारे आती हैं आरसी में। पैसिव एंड एक्टिव फ़िल्टर्स, ठीक है, पैसिव फ़िल्टर्स वो होती हैं जिसमें कोई सोर्स नहीं लगा हुआ होता, और एक्टिव में वो होती हैं जिसमें कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ होता है। सही। अच्छा, दूसरा सिग्नल कंडीशनिंग में ये है कि आइसोलेशन। आइसोलेशन ये है कि अगर जो ग्राउंडिंग है, अगर एम ग्राउंडिंग सही नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है जो आपका सिग्नल है सही है वो लाइटनिंग की वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है, या जो सर्जेस हैं, स्विचिंग सर्जेस हैं, उनकी वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसलिए एक प्रॉपर ग्राउंडिंग भी होनी चाहिए, और उनके लिए देखिए ये आप लोगों को एक मिसाल दी गई है, ये एक ग्राउंडेड है और एक फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग में आप लोग देख सकते हैं, फ्लोटिंग तैरने को कहते हैं। तो ये देखिए ये कनेक्ट नहीं है ग्राउंड के साथ, इसकी बॉडी तो कनेक्ट है मगर इसका जो अंदर का सिस्टम है ये कनेक्ट नहीं है। इसमें देखिए ये कनेक्ट है, सो इसको कनेक्ट होना चाहिए ताकि जो लाइटिंग वगैरह है या स्विचिंग सर्विस हैं, ठीक है, तो ये जो डिवाइस है ये भी वो रहे और सिग्नल को भी नुकसान ना पहुंचे, और जो जो ऑपरेटर हैं पर्सनल हैं इनको भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, ये देखें अर्थ ग्राउंड जिधर जिधर भी ये स्विच लगा हुआ होता है पावर प्लग का, तो आप लोगों ने उधर उधर क्या करना है, ग्राउंडिंग करनी है, ताकि किसी भी रास्ते से अगर स्ट्रे स्ट्रे लॉसेस या स्ट्रे करंट, आप लोगों को पता है कैपेसिटिव की वजह से स्ट्रे करंट्स आती हैं या इंडक्टिव की वजह से स्ट्रे करंट्स आती हैं, तो वो किसी न किसी रास्ते से इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ग्राउंड जो है वो लगा हो, ग्राउंडिंग हुई हो। सही। अच्छा, कुछ इस तरह है जिसमें ग्राउंडिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये बैटरीज़ हैं, थर्मोकपल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, ये इस तरह। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग ही रहेंगी, बस इसकी सिर्फ बॉडी वो हो, ग्राउंड हो, और बाकी जो है अंदर का सिस्टम जो कोर वगैरह है या वाइंडिंग है वो ग्राउंड बस ना भी हो तो काम चल जाता है। सही। अच्छा, ये जो है यानी ग्राउंड लूप्स हैं, इस ये एक मसला आता है, वो मसला तब आता है जब आपका देखिए ट्रांसमीटर का ग्राउंड एक वोल्टेज पे है और रिसीवर का दूसरे, यानी जो ग्राउंड वोल्टेजेस हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है। यानी आप लोगों ने यहाँ पे जो ग्राउंडिंग की है, तो आपको पता है जब ग्राउंडिंग की जाती है तो उसमें नमक डाला जाता है और पता नहीं कॉपर वगैरह डाला जाता है, कोयला डाला जाता है, ताकि इसको लो से लो रेजिस्टिव पाथ बनाएं। सही। तो अगर यहाँ पे आप लोगों ने कुछ और मटेरियल यूज़ किया है, या ये रिसीविंग एंड कोई दूर इलाका है, कोई और इलाका है, यहाँ पे ग्राउंडिंग के कोई और वोल्टेज है, तो फिर यहाँ पे इन दोनों की चूँकि में भी एक पाथ बन जाता है, एक लूप बन जाता है, करंट फ्लो, स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे जो करंट्स हैं वो इसमें भी फ्लो हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो करंट कब फ्लो होता है? जब वोल्टेज डिफरेंस होता है तो तब करंट फ्लो होता है। अब अगर ये भी जिस पोटेंशियल पे है ये भी उसी पोटेंशियल पे है, तो फिर दोनों को जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो फिर करंट फ्लो नहीं होता। मगर यहाँ पे इस तरह है कि ये एक पोटेंशियल पे है, ये दूसरे पोटेंशियल पे। अगर इस तरह का केस हो तो इसमें फिर एक करंट फ्लो होता है ग्राउंड्स के बीच, इसको ग्राउंड लूप कहते हैं। तो अब ये भी एक मसला है, तो इस मसले को अच्छा इस पाथ को गैल्वेनिक पाथ भी कहते हैं। ठीक है, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जो स्ट्रे करंट फ्लो होता है, इसको कहते हैं गैल्वेनिक पाथ या। ठीक है, तो इसके लिए हम गैल्वेनिक आइसोलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन क्या करता है कि अगर दोनों के बीच लूप ये जो है ग्राउंड लूप मौजूद है, तो इसको ब्रेक करने के लिए इन दोनों के बीच
ये कट लगाने के लिए, ताकि ये जो स्ट्रे करंट्स हैं वो फ्लो ना हो, तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोलेशन या मैग्नेटिक आइसोलेशन, इस तरह की फोटो ट्रांजिस्टर्स, ऑप्टिकल आइसोलेटर्स ये यूज़ करते हैं, ताकि ये क्या हो, स्ट्रे लॉसेस जो हैं वो ना हो। ठीक है, अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो हमने ट्रांसमीटर, ये पिछला वाला ही यही वाला डायग्राम है, ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर है। तो अब इन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच हमने आइसोलेटर लगा दिया है, सही है। और ये ऑप्टो यानी लाइट से चलने वाला, ठीक है, ऑप्टो आइसोलेटर है, और इसको हमने पावर सप्लाई दी है सिर्फ इसको ऑपरेट करने के लिए। तो देखिए अब जो है द सिग्नल आइसोलेटर ब्रेक्स द गैल्वेनिक पाथ बिटवीन द ग्राउंड्स, जो V1 देखें, V1 और V2 इन दोनों के बीच जो करंट फ्लो हो रहा था, अब ये ब्रेक प्रोवाइड कर रहा है। आइसोलेट, आइसोलेट आपको पता है अलग करने को कहते हैं, एलिमिनेट भी हटाने को कहते हैं। तो एलिमिनेटिंग द ग्राउंड लूप्स बाय आइसोलेटर्स, ठीक है, टू टू ब्रेक द गैल्वेनिक पाथ बिटवीन द टू ग्राउंड्स। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के ट्रांड्यूसर्स पढ़े। ट्रांड्यूसर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम दिए हैं, थर्मोकपल के और स्ट्रेन गेज और ये लोड सेल वगैरह, ज़्यादा डिटेल में नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा ब्लॉक जो है वो सिग्नल कंडीशनिंग है। सिग्नल कंडीशनिंग में एम्प्लीफिकेशन है और फिल्टरिंग है। थर्ड स्टेप जो है वो ग्राउंड लूप्स हैं, इसको एलिमिनेट करने के लिए ये पूरा प्रोसेस है, सही है। अच्छा, ये तो हुआ थर्ड। अच्छा, ये कुछ और सिग्नल आइसोलेटर्स हैं, ठीक है, सिग्नल ट्रांसमीटर, लूप आइसोलेटर, ये इनके पिक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्या होगा कि डेटा एक्विजिशन डिवाइस लगा हुआ होगा, ठीक है, डेटा एक्विजिशन डिवाइस, डेटा एक्विजिशन डिवाइस और उसके बाद फिर कंप्यूटर होगा। तो डेटा एक्विजिशन डिवाइस में क्या क्या होगा, देखिए पूरा 50 पिंस कनेक्टर है। तो 1 देखिए ये है, 2 ये है, तो हर एक पिन का अपना अपना काम होता है। जिस तरह आप माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं या कोई और आईसी यूज़ करते हैं, उसके अपने पिन्स होती हैं, तो ये उसकी जो है वो पिन्स हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग कोई भी इस तरह का वो यूज़ करते हैं, आईसी यूज़ करते हैं, तो ये देखिए डेटा एक्विजिशन डिवाइस है, मगर आप लोगों ने इन कंप्यूटर के साथ और ट्रांसड्यूसर के बीच में ये लगा हुआ होगा। तो आप लोगों ने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि क्या ये कंपैटिबल है कि नहीं है। दूसरा ये है कि आप लोगों ने ये देखना होगा, देखिए इसके साथ ये एक वो कनेक्टर है, सही है, इसके कितने पिन्स हैं। तो यानी क्या आप लोगों के, आप फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और इसमें ये डिवाइस आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसमें इस तरह के वो, ये तो मेल है तो इसका फीमेल कनेक्टर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये कि कंपेटेबल नहीं है। तो फिर आप लोगों ने वो यूएसबी पोर्ट जो है कन्वर्टर यूज़ करते हैं, जिस तरह आप लोग आजकल मोबाइलों में करते हैं ना, कि एक चार्जर का वो नहीं है तो दूसरे चार्जर के लिए वो कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह की कंपेटिबिलिटी आप लोगों ने देखनी है, रेजोल्यूशन देखना है, एक्यूरेसी देखनी है, ठीक है। तो हर एक आईसी बोर्ड की अपनी प्रोटोकॉल्स होती हैं, तो वो आप लोगों ने देखनी होती है, सही है। अच्छा, डेटा एक्विजिशन डिवाइस का काम क्या है, एनालॉग इनपुट डिजिटल आउटपुट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करना है, डिजिटल से फिर एनालॉग में करना है, अगर आप लोगों को वो एनालॉग में चाहिए, ठीक है। काउंटर या टाइमर लगा हुआ होता है, सही, जो कि काउंट करता है उस फंक्शन को, यानी कितने सिग्नल गए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, तो वो सारा कुछ। ए टू डी तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को कहते हैं, एनालॉग सिग्नल आती है और डिजिटल में वो कन्वर्ट हो जाती है, तो ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अच्छा, डिजिटल में किस तरह कन्वर्ट होती है, आप लोगों को मैंने शायद कल भी बताया था कि सैंपल लिए जाते हैं। अब ये देखें, ये एनालॉग है, सही, इसको डिजिटल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, पहले इसकी सैम्पलिंग ली जाती है, यानी यहाँ का सैंपल लिया, यहाँ का फिर सैंपल लिया, यहाँ ये मल्टीप्लेक्सिंग से ये सैंपल लेते हैं, यहाँ का सैंपल लिया, यहाँ का। तो अब आप, अगर आप लोगों ने सैम्पलिंग में भी एहतियाती की तो वो सिग्नल रीजनरेट नहीं होगा। क्या मतलब ये है कि आप यहाँ से सैंपल लें, फिर यहाँ से एक सैंपल ले लें, फिर यहाँ से ले लें, फिर यहाँ से ले लें, और आप कहेंगे बस काम ख़त्म हो गया। नहीं, आप लोगों ने सैम्पलिंग सही नहीं ली, ठीक है ना। आप लोगों ने सैम्पलिंग जो है इसकी एक अपनी कंडीशन है, जिसको नेक्वेस्ट थ्योरम कहते हैं। आप लोगों ने जो वो है
वो यानी इसके हाफ से अगर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो आप कम से कम 5 हर्ट्ज आप लोगों ने वो लेना होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ द सैम्पल्ड जो है वो रिकवर हो सकता है। सही है ना? यानी अगर आप लोगों ने 3 वो लिए हैं तो फिर वो नहीं हो सकेगा, ठीक है ना? तो कम से कम 2 टाइम्स वो होना चाहिए। क्योंकि फिर जो भी आप लोगों का डेटा होगा वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये तो इस यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल तो आप कर रहे हैं, मगर फिर डिजिटल टू एनालॉग भी तो करना है। इसके बाद रिसीविंग साइड पे, ट्रांसमीटर साइड पे ए टू डी होता है, मगर रिसीविंग साइड पे डी टू ए होता है। तो वो डी टू ए वो किस तरह, अगर आप लोगों ने सैंपल यानी सिर्फ एक यहाँ पे सैंपल लिया, यहाँ पे बस 5 सैंपल ले लिए, तो वो दोबारा उसी तरह रिप्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस चीज़ों को सैम्पलिंग में भी आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। देखिए ये नेक्वेस्ट थ्योरम है। नेक्वेस्ट थ्योरम आपको बताता है कि आप लोगों ने सैंपल कितने लेने हैं, कम से कम कितने लेने हैं, ठीक है? ये क्या नेक्वेस्ट थ्योरम tell us that we must sample the signal at more than the twice the rate of the maximum frequency component in analog input। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो भी कंपोनेंट होगा, ठीक है, आप लोगों ने सैंपल उसके ट्वाइस लेने हैं, ठीक है? सो देखिए, अकॉर्डिंग टू नेक्विस्ट थ्योरम द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एट लीस्ट 2 टाइम्स द एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम जो पूरे एनालॉग कंपोनेंट में जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी का आप लोगों ने डबल लेने होंगे। यानी नेक्वेस्ट जो सैंपल फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम के डबल होनी चाहिए। सही। अच्छा, ये रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो रेजोल्यूशन में आप लोगों ने कितने बिट्स लेने होंगे? तो 12 बिट रेजोल्यूशन 2⁻12 इज इक्वल टू 4096 लेवल्स बनेंगे इसके, ठीक है? सो अब बिट्स अगर कम होंगे, फॉर एग्जांपल 6 बिट्स हैं तो 2⁻6 पर होगा, 2⁻6 कम लेवल्स इसके बनते हैं। तो आप लोगों ने जो लेवल्स लेने हैं वो 2 ऑफ द बिट रेजोल्यूशन लेने होंगे। सही। अच्छा, ये गेन है। तो ये गेन जो है हर एम्पलीफायर्स का अपना एक गेन होता है। सही। तो ये एक वेरिएबल वो होते हैं, उसमें नॉब लगा हुआ होता है, आप लोगों ने गेन को सिलेक्ट करना है। गेन कितनी इम्प्लीफिकेशन आप लोग चाहते हैं, जिस तरह आप लोग इसकी बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिकली करते भी हैं। जो एम्पलीफायर होता है, जो साउंड सिस्टम का एम्पलीफायर होता है, तो आप कहते हैं अक्सर वो हवा वाला वर्क है, तो वो यही चीज़ है कि आप उसको एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, आप कितने एम्पलीफाई करते हैं? 0.5 पे पहले नॉब होता है, फिर कोई कहता है कि नहीं और भी एम्पलीफाई करो, तो फिर आप 1 पे इसको लेके चले जाते हैं, फिर 2 पे लेके चले जाते हैं, फिर 5 पे। तो जिस वैल्यू पे आप लेके जाते हैं उतना असल में आप क्या कर रहे हैं, अंदर आप क्या कर रहे हैं, असल में आप लोग गेन बढ़ा रहे होते हैं उस एम्पलीफायर का। सही है। तो ये मुख्तलिफ गेन्स हैं, कोई भी गेन आप ले सकते हैं अपने हिसाब से कि कितनी एम्पलीफिकेशन आप लोग चाहते हैं। सही है। अगर जो वो ट्रांसड्यूसर के बाद जो सिग्नल आया है वो काफ़ी एम्पलीफाइड है, तो फिर आप गेन 0.5 या 1 ले लें। अगर बहुत ही कमज़ोर है तो फिर आपको उसको ज़्यादा एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत है, फिर आप उसको 50 या 100 तक लेके जाएंगे। तो इट डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशंस के कितना जो है वो करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद D2A device allow the computer to control real world events। ठीक है, जो D2A है फिर वो डिजिटल टू एनालॉग, यानी आउटपुट आप लोगों का किस फॉर्म में होगा, एनालॉग के फॉर्म में होगा। सही। और एनालॉग में कल भी मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप जो बातें कर रहे हैं वो एनालॉग हैं। अब ये बातें जो है ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, तो रिसीविंग साइड में आप लोगों को आपकी बातों का कोड नहीं चाहिए, बल्कि आप लोगों की बात ही चाहिए। जो ट्रांसमीटर साइड पे जो भी बात कर रहा है, रिसीविंग साइड पे वो बात सुननी चाहिए। तो फिर उसको दोबारा डिजिटल से एनालॉग में, अगर आप लोगों ने सैंपल सही नहीं लिए तो फिर रिसीविंग साइड पे जो वो होगा, आप कहेंगे कि मुझे आपकी बातों की समझ ही नहीं आ रही। तो बाज़ दफ़ा जो डिस्टॉर्शन होती है, नॉइज़ उसमें ऐड हो जाता है बारिश की वजह से या आंधी की वजह से, तो नॉइज़ उसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि आपकी आवाज़ ख़राब है, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, वो असल में रिप्रोड्यूस सही तरीके से नहीं हो पाती। ठीक है। अच्छा, काउंटर्स और टाइमर्स आप लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर में पढ़े होंगे। सही। ये फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पल्स मॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है।
सो ये जो है यानी आपको पता है ये पूरा वो होता है फ्रीक्वेंसी जनरेटर, उसमें क्रिस्टल लगा हुआ होता है जो कि फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। तो पल्स रेट मॉड्यूलेशन के ज़रिए जो है ये आपकी आवाज़ उधर तक पहुंचाई जाती है। मॉड्यूलेशन आप लोग जानते हैं कि व्हेन द मैसेज सिग्नल इज़ सुपर इम्पोज ऑन द कैरियर सिग्नल, ठीक है, तो इसको कहते हैं वो मॉड्यूलेशन। ठीक है, फिर इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी, वो खैर हमारा टॉपिक नहीं है, मगर आप लोग को वैसे में यानी बिल्कुल सरसरी बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, डेटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर्स, सही है। तो इसमें दो किस्म के पैकेजेस मौजूद हैं। एक तो ये है कि ऑलरेडी वो प्रोग्राम्ड होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, आप लोग उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, सही। तो इसमें ये होगा कि बस आसानी ये है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस तैयार वो चीज़ है, आप लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर नुकसान इसका ये है कि अगर आप लोग यानी आप वो जो गेन गया है 100 तक, अब आप लोगों को 200 चाहिए, तो वो कोडिंग के ज़रिए आप लोग उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। तो दूसरे किस्म के सॉफ्ट पैकेजेस इस तरह होती हैं डेटा एक्विजिशन के लिए, जो फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसमें आप लोग ऑलरेडी वो कर सकते हैं, यानी कोडिंग करके आप लोग उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा तो ये होगा कि वो आप मल्टी फंक्शन वो इस्तेमाल करेंगे, मगर नुकसान इसका ये है कि आप लोगों को फिर कोडिंग सीखनी होगी, और कोडिंग के लिए कौन कौन से वो हैं, सी प्लस प्लस है, विजुअल सी प्लस प्लस है, बेसिक है, वी बी, ठीक है, विजुअल बेसिक, और ये सारे लैंग्वेजेस आप लोगों ने फिर सीखनी होंगी। तो हर एक के पर अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ये सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी जिसमें प्रोग्राम हुआ हो और आप लोगों को उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये वो प्रोग्राम्स हैं। लैब व्यू का आप लोगों ने ज़्यादा नाम सुना होगा, जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है ताकि आप लोगों को डिस्प्ले में कुछ देखने को मिले, सही। तो लैब व्यू इसके लिए इस्तेमाल होता है। स्नैप मास्टर, टेस्ट पॉइंट, ये सारे यूज़ होते हैं। मैंने ये लैब व्यू यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन शॉर्ट अगर मैं दोबारा इसको वो डेटा एक्विजिशन के डायग्राम को आप देखें, तो देखें यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एम्पलीफायर्स है, एम्पलीफायर के बाद फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। फ़िल्टर्स के बाद ये देखिए, ये ए टू डी के साथ ये लगा हुआ होता है सैंपल एंड होल्ड। सैंपल एंड होल्ड का फ़ायदा ये होता है कि ये ए टू डी के साथ लग के अगर ए टू डी में कुछ एरर्स वगैरह आएंगी तो वो पहले से इसको ठीक कर लेगा, ठीक है। तो सैंपल एंड होल्ड अमूमन यूज़ होता है, सही। अच्छा, फिर एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल में कन्वर्ट हुआ तो फिर ये पैरेलल और सीरीज़ जो पोर्ट्स जो तारे वगैरह लगी हुई होती हैं जो आप लोग लगाते हैं, तो इनको कहते हैं पैरेलल या सीरीज़ पोर्ट्स उसको कहते हैं, ठीक है सर। सीरीज़ एंड पैरेलल पोर्ट्स के ज़रिए आप लोग सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर कंप्यूटर में सीपीयू भी आ जाता है और मॉनिटर भी आ जाता है, ठीक है। और फिर आप लोग जो है यानी फिर पैरेलल और सीरीज़ कनेक्ट करके जो है आप लोग आउटपुट वो करते हैं, हासिल करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को डिस्प्ले एनालॉग में चाहिए तो फिर बी टू ए बी आप लोग, यानी आप कहते हैं मुझे हिंसों में वैल्यू ना दो, मुझे ग्राफ बना के दो, तो फिर उसके लिए आप लोग को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज़ करना होगा, सही। तो ये सारा वो था डेटा एक्विजिशन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं आगे। हाँ जी, उमर सुद खाजी खा खा ठीक है ठीक है ओके ओके ओके, एनी क्वेश्चन। ओके, सो ये था डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है। आप लोग देख लें, अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, सही है।